नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर का मंथ वाइज सीरीज। ठीक है, इसमें पूरे मंथ में जितना भी एग्रीकल्चर का करंट अफेयर हुआ है रहा है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे, साथ में आपको मैं पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आप पूरा उसको करके आओ, कहीं भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत ना हो। दूसरी चीज, इसमें हम करंट अफेयर्स जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको जनरल से रिलेट करके पढ़ेंगे कि जनरल के आसपास से भी अगर क्वेश्चंस बने इस करंट अफेयर से रिलेटेड तो वो भी आपसे बने। तो आज हम पहला मंथ जनवरी 2022 को डिस्कस करेंगे। जनरली हमें पढ़ना है एएफओ 2023 के लिए, तो हमें जनवरी से लेके दिसंबर 2023 पूरा करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा, पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम जनवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे, साथ ही साथ इसके बाद मंथ वाइज जो है फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ पूरा जो है दिसंबर तक का कवर करेंगे। ठीक है, आईपीएस एएफओ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन एक जो है कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। उस कोर्स में है क्या, उस कोर्स में क्या है, उस कोर्स की हम बात कर रहे हैं। उस कोर्स में क्या है, उस कोर्स में है पूरी मैराथन सीरीज। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर क्या है, इस कोर्स के अंदर आपको जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, टोटल 22 टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ में हॉर्टिकल्चर की 3 क्लासेस होगी और एंटोमोलॉजी की 2 क्लासेस होगी। इस तरीके से जो है टोटल 25 सब्जेक्ट, 25 आपको मैराथन लेक्चर मिलेंगे। बिल्कुल उसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, सारी कवर करवाई जाएगी। ये एक रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि एक दिन में आप पूरा जनरल एग्रीकल्चर पढ़ लो, फिर उसका मैराथन नोट्स पढ़ लो, फिर उसका आप टेस्ट दे लो, तो आपको एक ही दिन में पूरा आपका एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। वैसे 25 दिन आपको मिलेंगे प्री की एग्जाम के बाद, तो 25 दिन में ये 25 टॉपिक आराम से इजीली अच्छी तरीके से वीडियो देख के, नोट्स पढ़ के और टेस्ट दे के कवर किया जा सकता है। इसकी फीस मात्र 299 रुपये हमने रखी है ताकि कोई भी इसको अफोर्ड कर सके और पूरा अपना कोर्स रिवाइज कर सके, चाहे उसने सेल्फ स्टडी की हो, चाहे उसने कहीं से भी पढ़ा हो। ठीक है, चलो अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। लेना कैसे है, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप ये कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अपना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ग्रांट प्रोवाइड टू एफपीओ। एफपीओ का मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द परचेज ऑफ ड्रोन फॉर फार्मिंग एंड इट्स एलाइड एक्टिविटी अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। मतलब सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर एफपीओ को कितना ग्रांट दिया गया है ड्रोन को परचेस करने के लिए, फार्मिंग के लिए। ठीक है, फार्मिंग करने के लिए ड्रोन को परचेस करने के लिए एफपीओ को कितना परसेंटेज ग्रांट या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है इस मिशन के अंदर। तो वो इस मिशन के अंदर इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, वो है 75%। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 2014-15 में आया था। ठीक है, 2014-15 में आया था और इसका मेन पर्पज क्या था कि लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इंडिया के अंदर जो है, लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन जो है इंडिया के अंदर उसको बढ़ाना, उसके लेवल को इम्प्रूव करना। अभी इंडिया के अंदर लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन कितना है, तो 40 से 45% लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है। सबसे ज़्यादा यूएसए में है, कितना, 95% फार्म मैकेनाइजेशन। फार्म मैकेनाइजेशन मतलब फार्म का जो फार्म पे हम यूज़ करते हैं, चाहे मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर या रिन्यूएबल एनर्जी या आप जो भी है ह्यूमन पावर यूज़ करो, उन पावर को बढ़ाना। यहाँ पे मैकेनाइजेशन की बात हुई, मतलब मैकेनिकल पावर को बढ़ाना, मशीनों का यूज़ ज़्यादा करना। तो उसके लिए एफपीओ को कितना जो है यहाँ पर दिया गया है ग्रांट, 75%। क्लियर है। चलिए अब इसको डिटेल समझते हैं कि एफपीओ को दिया है, बाकी और किस किस को जो है यहाँ पर दिया गया है, टोटल जो ग्रांट या जो बोल सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट किसको कितना दिया गया है। देखो अब यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट टू प्रमोट ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है और उसको एक्सटेंड कर दिया अंडर सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। मतलब ये फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको कब तक अवेलेबल रहेगा, ये रहेगा 31 मार्च 2023 तक, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया।
असिस्टेंट ग्रांट वुड बी अवेलेबल अंटिल मार्च 31, 2023। 31 मार्च 2023 तक ये अवेलेबल रहेगा, ये असिस्टेंट आप ले सकते हो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कौन है इसके मिनिस्टर? नरेंद्र सिंह तोमर साहब। हैज अमेंडेड टू गाइडलाइन ऑफ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। अमेंडेड मतलब उन्होंने उसके अंदर सुधार किया। किस गाइडलाइन के अंदर? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की गाइडलाइन थी, उसके अंदर उन्होंने सुधार किया। और सुधार करके क्या किया? 100% ग्रांट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, मतलब मैक्सिमम 10 लाख रुपए। 100% मतलब कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक किसको देंगे? ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को। अब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के अंदर आईसीआर हो सकता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो सकती है, ठीक है, आईसीआर हो सकता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। उनको ये 100% यहाँ पर क्या दे रहे हैं? ग्रांट दे रहे हैं। किसके लिए? ड्रोन को परचेज करने के लिए, फार्मिंग के लिए। मतलब जो आईसीआर है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनको 100% ग्रांट मिलेगा। दूसरा, इसका एम क्या है? प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा देना, ठीक है, साइड स्पेसिफिक फार्मिंग, टेक्निकल फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ही एफोर्डेबल करना किसको? ड्रोन टेक्नोलॉजी को। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन काफी महंगा है, तो उसको एफोर्डेबल बनाने के लिए ही ये यहां पर इसको किया जा रहा है। तो समझ में आ गया, जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उसको 100% ग्रांट देंगे। दूसरी चीज यहाँ पे बात बोली गई है, ठीक है, उसको समझना। दूसरा क्या है यहाँ पे? देखो 100% सब्सिडी मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक किसको दिया जाएगा? फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। अब फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, आईसीआर, फिर आपका कृषि विज्ञान केंद्र और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो इंस्टीट्यूट है, एक तो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एजेंसी हो गई, आईसीआर हो गया, केवीके हो गया, और अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, इनको 100% जो है ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? तो 10 लाख रुपए तक, ठीक। 75% सब्सिडी किसको? फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ को दिया जा रहा है, ठीक है, किसको? एफपीओ को। किसके लिए? तो ड्रोन परचेसिंग के लिए। 40% ये दे रहे हैं किसको? मतलब 40% मतलब 4 लाख रुपए, क्योंकि मैक्सिमम 10 है। 75% मतलब 7.5, 40% मतलब 4 लाख। न्यू कस्टम हायरिंग सेंटर, जो नए कस्टम हायरिंग सेंटर जो है या जो हाईटेक हब है, जो इस्टेब्लिश्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर, एफपीओ, रूरल एंटरप्रेन्योर विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इस्माम, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड एनी अदर स्कीम आल्सो इंक्लूड द ड्रोन वन ऑफ द मशीन। मतलब 40% अप टू 4 लाख तक की जो सब्सिडी है वो नए कस्टम हायरिंग सेंटर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर की, उनके द्वारा या एफपीओ के द्वारा या रूरल एंटरप्रेन्योर के द्वारा खोला गया है, उनको दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा? इस्माम और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या कोई भी ऐसी स्कीम जिसके अंदर ड्रोन को इंक्लूड किया गया है, उनको दिया जाएगा। याद रखना यहाँ पे एफपीओ भी है, बट वो अगर नया कस्टमाइजिंग सेंटर ओपन करते हैं तब। फिर यहाँ पे बोला गया है कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर 6,000 रुपए पर हेक्टेयर वुड बी प्रोवाइडेड टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसी डेट जस्ट हायर ड्रोन इंस्टीट्यूट ऑफ परचेसिंग। मतलब कि अगर कोई एजेंसी है वो अगर ड्रोन को परचेस ना करके हायर करती है तो उसके लिए 6,000 रुपए जो है खर्चा वे जो है वो देगी सरकार। अब खरीदने की बजाय किराए पे क्यों लेगी? मान लो कि कोई एजेंसी है, उसको किसानों को ट्रेनिंग करवाना है ड्रोन की, ठीक है, ड्रोन की ट्रेनिंग उनको करवाना है, तो क्या अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ड्रोन, उसको खरीदने की बजाय वो क्या करेगी? परचेस क्या करेगी? हायर कर लेगी या किराए पे ले लेगी और उनकी ट्रेनिंग करवा देगी। तो उसके लिए 6,000 रुपये का खर्चा सरकार देगी। फिर द कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर वुड बी लिमिट उसकी कितनी रखी है? 3,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से उसकी लिमिट रखी है ड्रोन को परचेस करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। 50% मतलब 5 लाख रुपए तक किसको दिया जाएगा? कस्टम हायरिंग सेंटर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के द्वारा खोला गया है उनको दिया जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात समझना, मैंने एक क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन से लगभग यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन ऑन बन रहे हैं। 100% सब्सिडी किसको मिलेगी? एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को, चाहे आईसीआर हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, कृषि विज्ञान केंद्र हो। 75% एफपीओ को मिलेगा, 40% मिलेगा जो कस्टम हायरिंग सेंटर खोला गया है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, एफपीओ के द्वारा या एंटरप्रेन्योर के द्वारा। 50% किनको दिया जाएगी? एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जिन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर जो है सेटअप किया है, खोला है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी इसके अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म में भी, साथ ही उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या है उसके अंदर, पूरा हम यहाँ पर डिटेल इसकी देख रहे हैं। सेकेंड है एक्सपोर्ट्स ऑफ मेराइन प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ए ग्रोथ डॉट ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2021 एज द कंपेयर टू $4.5 बिलियन ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द ईयर 2020। मतलब 2020 का सेम पीरियड, मतलब वही अप्रैल से लेकर दिसंबर की बात हो रही है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 में कितना था, ये $4.5 बिलियन था, $4.5 बिलियन था, ठीक है, इतना था। अब 2021 की बोल रहा है कि 2021 में अप्रैल से दिसंबर कितनी यहाँ पर ग्रोथ हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है ये पूछ रहा है कि 2020 में अप्रैल से दिसंबर 4.5 बिलियन था, तो 21 अप्रैल से दिसंबर कितना हो गया, $6.1 बिलियन। क्या रखना, $6.1 बिलियन हो गया। तो ये तो $6.1 बिलियन हुआ है, तो ग्रोथ कितनी हुई है, यहाँ 4.5 था, 6 हुआ है, तो लगभग 35% की इसमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है, 35% की एक्सपोर्ट के अंदर। देखिए एक्सपोर्ट मेरिन प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ग्रोथ 35%, मतलब टू 6.1 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2021, जो पिछले कंपेयर में सेम ईयर से ज़्यादा है। फिर कितनी थी, 4.5 थी। क्लियर है, ये ग्रोथ यहाँ पर रजिस्टर्ड की गई। बाकी सारी डिटेल आप लोग देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। ये भी डिटेल देख लेना, कौन कौन से 5 ऐसे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है अप्रैल से नवंबर में कहाँ कहाँ पर जो है एक्सपोर्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिशरी स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज स्टार्टेड ऑन। जो फिशरी स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज है, ये जो है कौन से डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरी एंड डेयरी के थ्रू जो है ये फिशरी स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज किया गया था। और ये कब किया गया था, तो याद रखना 13 जनवरी 2022 को ये जो है फिशरी स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी एंड डेयरीज के द्वारा। यहाँ पर देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने क्या किया था, लॉन्च किया था फिशरी स्टार्टअप ग्रांड चैलेंजेस। ये यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था, कब, 13 जनवरी 2022 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप विद इन द कंट्री टू शोकेस देयर इनोवेटिव सॉल्यूशन विद इन द फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर। अब मेन स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज का मतलब क्या है कि इसका मेन पर्पज ये था कि जो कंट्री के अंदर ही हमारे जो फिशरी प्रोडक्ट है ना, उसको एक प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप को, जो फिशरी से रिलेटेड स्टाफ है कंट्री के अंदर ही फिशरी से रिलेटेड जो स्टार्टअप है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, ठीक है। साथ ही क्या था, सो कैस देयर इनोवेटिव, और जो भी इनोवेटिव सॉल्यूशन है फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर का कंट्री के अंदर जो स्टार्टअप है उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ये इसका मेन पर्पस था, ठीक है। अब बात करते हैं 6 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च अंडर द स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज की एक स्कीम है जिसके तहत क्या किया गया था, 6 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड को लॉन्च किया गया था। 6 ऐसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक स्कीम के तहत। वो स्कीम का नाम क्या है, तो वो स्कीम का नाम है बच्चों, वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री फार्मूलेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, PMFME, प्रधानमंत्री फार्मूलेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, ये इसका पूरा नाम है। इसके तहत जो है 6 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे। वो 6 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन से हैं, जो मैंने आंसर बताया वो देख लेना। प्रधानमंत्री फार्मूलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के तहत पहला जो है अमृत फल, ये गुड़गांव हरियाणा आंवला जूस से रिलेटेड है। कोरीगोल्ड, ये कोरिएंडर पाउडर से रिलेटेड है, धनिया पाउडर से, ठीक है। ये कोटा राजस्थान में। कश्मीरी मंत्रा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च से रिलेटेड है, कश्मीर से है। मधु मंत्रा जो है मधु शहद से रिलेटेड है, हनी से रिलेटेड है, और ये भी कहाँ है, सल्तनत सहारनपुर राजस्थान से है। सोमदाना ये मिलेट से तैयार होता है, जैसे रागी कोदो कुटकी है उससे तैयार किया हुआ है। होल मीट कुकीज दिल्ली बेक, ये दिल्ली बेक का सेकेंड प्रोडक्ट है। आप अगर सर्च करोगे अमेजोन पे या मीशो पे, किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पे जो शॉपिंग वाली है,
वहाँ पर आप ये सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएंगे। इनको आप परचेस करके बुलवा भी सकते हो खाने के लिए। कुकीज़ मतलब बिस्किट टाइप आपको दिखेगा, होल मीट का, सोमदाना मिल जाएगा, मधुमंत्रा, कश्मीरी मिर्ची, लाल मिर्च है, कोरिएंडर गोल्ड है और अमृत फल है। इनकी थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। जैसे अमृत फल की अगर मैं बात करूँ तो अमृत फल जो है वो आंवला जूस के लिए किया गया था इसको, 1 डिस्ट्रिक्ट 1, और ये गुड़गांव हरियाणा का प्रोडक्ट है। कोरी गोल्ड की बात करें, कोरी गोल्ड जो है वो कोरिएंडर पाउडर और ये कोटा राजस्थान से है। कश्मीरी मंत्रा की बात करें तो कश्मीरी लाल मिर्च प्रोडक्ट है और ये कहाँ का है तो कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ब्रांड मधु मंत्रा की बात करें तो मधु मंत्रा जो है रिलेटेड है किससे, यह हनी से रिलेटेड है और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोडक्ट वो है आपका होल व्हीट कुकीज़। होल व्हीट कुकीज़ ये सेकेंड प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट इसका जो है वो है मिल्क रस्क है, मिल्क रस्क टोस्ट करके है, व्हीट का ही मिल्क रस्क, टोस्ट से व्हीट मिल्क रस्क, व्हीट मिल्क रस्क, ये व्हीट मिल्क रस्क पहला प्रोडक्ट, वो भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा। दूसरा है ये अपना होल मीट कुकीज़, दिल्ली बेक का है, ठीक है, दिल्ली बेकरी फ्रॉम दी दिल्ली। और फिर सोमदाना, ये डेवलप्ड होता है मिलेट से, जैसे कि अपना रागी हो गया, रागी फ्लोर रागी के आटे से बनता है। इसके अंदर ग्लूटीन, ये ग्लूटीन फ्री होता है, इसमें आयरन अच्छा होता है, फाइबर और कैल्शियम अच्छा खासा इसमें होता है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर दिए गए, ये आप देख भी सकते हो, अमेजोन वगैरह पे, मीशो पे जाके सर्च मारोगे तो आपको मिल भी जाएगा। आपको उसको पैकेजिंग भी देख सकते हो क्या है, सारा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्री न्यूट्री गार्डन वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम 10 to 17 जनवरी 2022 बाई, मतलब 10 से 17 जनवरी तक एक पूरा एग्री न्यूट्री गार्डन वीक सेलिब्रेट किया गया था। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था? ऑप्शंस देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। डे मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, और दीनदयाल अंत्योदय योजना जो चलती है वो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये पूरा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है 2011 में शुरू किया गया था। इसके पहले जो हमारा क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, SGSGY कौन 1999 में। क्यों, इसका पर्पज क्या था, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको अबाव लेके आना, और इसका पर्पज भी क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, गरीबी उन्मूलन का काम है, इसको ऊपर लेके आना, मतलब जो लोग गरीब हैं इनको अपनी गरीबी रेखा से ऊपर लाना। तो एग्री न्यूट्री गार्डन वीक का पर्पज क्या था? एग्री न्यूट्री गार्डन वीक का मतलब है कि जो ऐसा गार्डन फार्मर जो है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, वो अपना क्या है एक छोटा सा ऐसा गार्डन बनाए अपने खाली जगह जो पड़ी है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर एक तो पहली चीज़ क्या होगी, वो खुद का न्यूट्रिशन, फैमिली न्यूट्रिशन को फुलफिल करेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको मार्केट में सेल करेंगे, जिससे उनको इनकम भी होगी। ये इसका पर्पस था। तो आंसर क्या है इसका, पहला वाला, ठीक है। और कहाँ बनाया गया था, तो झारखंड में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये डे जो NRLM सेलिब्रेटेड एग्री न्यूट्री गार्डन वीक एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज ऑब्जर्व एग्री न्यूट्री गार्डन वीक 10 से 17 जनवरी 2022 अवेयरनेस कैंपेन एंड इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्री न्यूट्री गार्डन वीक रूरल हाउस होल्ड। जो ग्रामीण घर है, जो गांव के जो हमारे किसान हैं, उनके जो घर है, घर के आसपास जो है ये गार्डन जो तैयार करे एग्री न्यूट्री गार्डन। इसका एजेंडा क्या है, रूरल पुअर हाउस होल्ड हैव टू एग्री न्यूट्री गार्डन फुलफिल देयर नीड ऑफ द फैमिली न्यूट्रिशन। फैमिली न्यूट्रिशन की नीड को वो पूरा करें, साथ ही जो एक्स्ट्रा है उसको वो बाजार में बेचकर इनकम जनरेट करे, जो मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट आप देखोगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये कब बना था, 1957। ये कमीशन कब बना, 1957, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसने क्या किया, इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की किसने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। क्वेश्चन ये बन सकता है, एट कहाँ पर इसने लॉन्च की है, तो एक गांव है, नाम है इसका सिरोरा। सिरोरा, ये सिरोरा कहाँ पड़ता है, तो गाजियाबाद, और गाजियाबाद कहाँ है, यूपी में। तो पहला ये आंसर करेक्ट है। तो खादी एवं विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है, इसने इंडिया के अंदर पहली मोबाइल हनी वैन लॉन्च की, जो सिरोरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च की। और इसका पर्पज क्या है, ये वैन आप देख सकते हो ऐसी है, ये लगभग 350 किलोग्राम जो है शहद को प्रोसेस कर देती है 8 घंटे के अंदर। इसके अंदर एक लैब भी है जो हनी की क्वालिटी को
हनी की क्वालिटी को टेस्ट भी करती है कि हनी की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इसके अंदर लैब भी है जो हनी की क्वालिटी को टेस्ट भी करती है। तो जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उसके जो आसपास के किसान हैं दिल्ली और इसके हरियाणा के आसपास, उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल हनी भी लॉन्च किया था कहाँ पर, वीके सक्सेना चेयरमैन है खादियम विलेज इंडस्ट्रीज़ के, लॉन्च किया इन्होंने इंडिया फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन सिरोरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, और ये लगभग प्रोसेस करती है 300 kg तक हनी शहद को 8 घंटे के अंदर। इसके अंदर जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, इसको बनाया किसने, इसको डिज़ाइन किसने किया, तो खादियम विलेज इंडस्ट्री कमीशन का एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है जो पंजोखेरा में है। 15 लाख रुपए की कास्ट से इसको तैयार किया गया। याद रखना, इसको बनाया गया कहाँ पर है, तो खादियम विलेज जो है इसका एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ पर है, पंजोखेरा में। 15 लाख रुपए की कॉस्ट से बनी है। इसके अंदर टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है जो हनी की क्वालिटी को एग्जामिन करती है। ये किस किसानों को, जो रूरल एरिया में जो किसान है कहाँ के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उन किसानों को ये बेनिफिट पहुँचाएगी, बी कीपर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एम्पावर झारखंड फॉरेस्ट इकोनॉमी। झारखंड की फॉरेस्ट इकोनॉमी जो है उनको एम्पावर करना, उसको बढ़ाना के लिए, और साथ में जॉब को क्रिएट करना, वेल्थ को बनाना, तो थ्रू ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, मतलब एक सस्टेनेबल मॉडल के तहत, ठीक है, झारखंड की फॉरेस्ट इकोनॉमी को बढ़ाना, जॉब क्रिएट करना, वेल्थ को क्रिएट करना, उसके लिए झारखंड गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप की फॉरेस्ट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो इन्होंने जो पार्टनरशिप की है वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ, ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की, ताकि फॉरेस्ट की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, जॉब को क्रिएट किया जा सके और वेल्थ को बनाया जा सके। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्रिएट द जॉब एंड वेल्थ थ्रू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के थ्रू किसके साथ मेमोरेंडम इन्होंने किया था, देखो अब इसमें क्या था, इस बिजनेस इसके साथ इन्होंने किया। अब इस पार्टनरशिप में जो MOU साइन हुआ, हैज बीन साइन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट झारखंड, इन सब के साथ मिलकर ये MOU साइन हुआ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी, फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी है जेरी सेटलमेंट जम्मू कश्मीर, और जेरी हैमलेट, दोनों का सेम नाम है, सेटलमेंट को ही हैमलेट बोला जाता है। तो A और B दोनों ऑप्शन है। देखो यहाँ पर हैमलेट का मतलब क्या है, हैमलेट का मतलब होता है कस्बा, कस्बा या छोटा गांव, छोटा गांव। तो ये जो जेरी है, जेरी को क्या किया, जम्मू कश्मीर के अंदर जेरी जो है ये एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव है, उसको मिल्क विलेज घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। तो पूछा जाए कि फर्स्ट मिल्क विलेज कौन सा है यूनियन टेरिटरी के अंदर, पूछा जाए तो जेरी है, एक छोटा सा गांव था, इसको बोल दिया मिल्क विलेज। ये कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी इसमें आएगा। जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसने डिक्लेयर किया किसको, जेरी सेटलमेंट या जेरी हैमलेट, रियासी डिस्ट्रिक्ट, याद रखना है रियासी डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट विलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी। रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जेरी है, उसको फर्स्ट क्या बोल दिया, विलेज, मिल्क विलेज बोला गया। अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन है आल्सो सैंक्शन, इन्होंने 57 एडिशनल डेयरी को सैंक्शन किया, किसके अंडर, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम कब आई थी, 1993-94 के अंदर। इस स्कीम के तहत इन्होंने 57 एडिशनल डेयरी को यहाँ पर सैंक्शन किया। साथ ही एट प्रेजेंट जेरी द मिल्क विलेज विच 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट, 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट, 370 यहाँ पर गाय, और विच प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू लोकल फार्मर। तो इसका पर्पज क्या है, ये जो मिल्क विलेज है, इस मिल्क विलेज में 370 गायें हैं, ठीक है, 73 डेयरी इंडिविजुअल यूनिट है यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल फार्मर है उनको भी सपोर्ट, यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट साइंड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ अर्थ। अब अर्थ का मतलब पूछा है यहाँ पे, अर्थ के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है, ये सारे ऑप्शन दिए। अर्थ का मतलब है अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन, अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन। अब ये क्या है अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन, ये एक है क्या है, फाइनेंशियल
क्या है, ये एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, याद रखना ये फाइनेंस कंपनी है, याद रखना ये क्या है, ये एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। देखो ये क्या करेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको सपोर्ट करेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करती है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इसीलिए मतलब ये नाबार्ड ने इसके साथ पार्टनरशिप साइन क्यों की, ताकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करे। आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करता है कौन, नाबार्ड और आरबीआई। ये दोनों जो है बैंक लिंकेज जो सिस्टम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज सिस्टम है, वो नाबार्ड और आरबीआई देता है। तो नाबार्ड ने इसके साथ किसमें, अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन के साथ टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर ली, ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करे। ये देखो नाबार्ड साइन पैक्ट विथ अर्थ डिजिटल लोन टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सपोर्ट के लिए यही बात हो रही है यहाँ पे। तो जो नाबार्ड है उसने एग्रीमेंट साइन किया अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन के साथ। ये क्या है, एक फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो सपोर्ट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। अर्थ जो है विल प्रोवाइड क्रेडिट देगा, पेमेंट देगा, इंश्योरेंस सॉल्यूशन सपोर्ट देगा माइक्रो एमएसएमई इंटरप्राइजेस को। बोथ ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस सर्विस एंड फॉरवर्ड लिंकेज सपोर्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब नाबार्ड भी और ये जो अपने बात की उसकी अर्थ है, ये दोनों जो है किसको सपोर्ट करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। स्पेशलाइज एंटिटी अक्रॉस द ऑक्यूपेशन 1500 इंटरप्राइजेस अक्रॉस द उत्तर प्रदेश इंपैक्टिंग 2500 हाउस होल्ड। तो लगभग 500 इंटरप्राइजेस के 2500 जो हाउस होल्ड है उनको ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्यूपेशंस यहाँ पर देंगे अक्रॉस द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एक मिनट, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म। ओके, India's first virtual platform for spices export, namely Spice Exchange India, was launched by। पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म है स्पाइस एक्सपोर्ट के लिए, जो मसाला है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए पहला एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, जिसको किसने लॉन्च किया। देखो ये स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च करने के पीछे पर्पज क्या है, इंडिया के अंदर मसालों की भरमार है, लगभग 225 प्रकार के अलग अलग डिफरेंट स्पाइसेस है, और इंडिया जो है ये मान बोलो जो है मसालों का घर बोला जाता है, और यहीं से सबसे ज़्यादा मसाला एक्सपोर्ट होता है। तो उसके लिए स्पाइस एक्सचेंज जो है लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर ही आता है। तो याद रखना ये स्पाइस एक्सचेंज इंडिया जो लॉन्च किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। ये देखो इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, जो स्पाइस एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट करेगा, फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। ये सोम प्रकाश मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग द हाइब्रिड इवेंट हेल्ड इन कोची केरला, जो कोची केरला में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर इन्होंने इसको वर्चुअली क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। लगभग आपने पता है 225 प्रकार के डिफरेंट स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं इंडिया के, इसके लिए जो है अलग अलग लगभग 180 देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप लॉन्च, जो अर्बन फॉरेस्ट पार्क मोबाइल ऐप लॉन्च की है वो कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, तो वो तेलंगाना ने लॉन्च की है, याद रखना। ये इस तरह की ऐप है, इसके पीछे पर्पज क्या है, जैसे मान लो आप तेलंगाना गए, वहाँ के फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट जो है उसको आप विजिट करना चाह रहे हो, आप एक जर्नी करना चाह रहे हो वहाँ की, तो आपको जो है परेशानी ना हो उसके लिए आप ऐप के थ्रू, इसमें ऐप के अंदर जो फॉरेस्ट पार्क ऐप है, इस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी विजिटर्स जो है या जर्नी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, देखो तेलंगाना फॉरेस्ट मिनिस्टर ने लॉन्च किया फर्स्ट काइंड ऑफ मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क, ठीक है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना लॉन्च फर्स्ट काइंड ऑफ मोबाइल ऐप नेमली अर्बन फॉरेस्ट पार्क, गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट पार्क, फैसिलिटेट टू विजिटर टू प्लान देयर विजिट एंड जर्नी। तो जो विजिटर है उनको फैसिलिटी देने के लिए ताकि वो अपनी विजिट या जो जर्नी है उसको प्लान कर सके, यही है। कौन से मिनिस्टर है, जो इंदर करण रेड्डी है, उन्होंने लॉन्च किया, वो फॉरेस्ट मिनिस्टर है तेलंगाना के। और डेवलप किसने किया फॉरेस्ट अर्बन पार्क, ये पाम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट कैटेगरी इन 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2020। 2020 का जो
तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड था, उसमें बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है? फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज की बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिला है फर्स्ट प्राइज, सेकेंड राजस्थान और थर्ड तमिलनाडु। तो फर्स्ट प्राइज बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को मिला है, सेकेंड जो है राजस्थान को और थर्ड तमिलनाडु को मिला है। देखिए एक और क्वेश्चन, उसके बाद इसकी डिटेल देखेंगे। डॉट हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न जोन। जो नॉर्दर्न जोन है वहां पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसको दिया गया है? थर्ड वाटर अवार्ड 2020 के अंदर। तो ये भी मुजफ्फरपुर यूपी के, इसको मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड, सेकेंड पोजीशन पर ये है। ठीक है, अपना शहीद भगत सिंह नगर पंजाब। अब देख लो इसकी डिटेल। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह जो शेखावत जी हैं, जल शक्ति मिनिस्टर, उन्होंने 2020 नेशनल अवार्ड जो है अवार्ड किया है। अब देखो बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में सबसे पहले पोजीशन पे कौन है? उत्तर प्रदेश, सेकेंड पोजीशन पे है राजस्थान और थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु। ये बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। अब डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी अलग अलग है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको। डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में नॉर्थ जोन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन मैंने बता दिया, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश है। सेकेंड पे है शहीद भगत सिंह नगर पंजाब नॉर्थ जोन में। साउथ जोन की बात करें तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहला है हमारा केरला का तिरुवनंतपुरम और दूसरा पोजीशन पे है कड़ापा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? साउथ जोन में। ईस्ट जोन की बात करते हैं, ईस्ट जोन में फर्स्ट पोजीशन पे है ईस्ट चंपारण बिहार, फर्स्ट पोजीशन पे। सेकेंड पर है गोदा झारखंड, ये ईस्ट जोन में। ठीक है, जोन वाइज यहाँ पर दिया गया है ये अवार्ड। वेस्ट जोन की बात करें तो वेस्ट जोन में फर्स्ट पोजीशन पे है इंदौर मध्य प्रदेश और दो को एक साथ सेकेंड पोजीशन पर रखा गया है। कौन सा? वडोदरा गुजरात और बांसवाड़ा राजस्थान, इन दोनों को सेकेंड पोजीशन पर रखा गया है वेस्ट जोन के अंदर। नॉर्थ ईस्ट जोन एक साथ, नॉर्थ ईस्ट जोन में गोलपारा आसाम और सियांग अरुणाचल प्रदेश, इनको फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर रखा है। ठीक है, तो ये नेशनल अवार्ड जो है वाटर का ये दिया गया था 2020 का, उसकी पूरी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। डॉट साइन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ नाफेड टू ऑर्गेनाइज ए वर्चुअल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द एफपीओज ऑफ महाराष्ट्र ऑन पल्स क्वालिटी असेसमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनेगा? पल्स क्वालिटी असेसमेंट तो पूछ लिया है, लेकिन पर्टिकुलर अगर पल्स भी पूछ जाए, कौन सी पल्सेस की बात हो रही है? कौन सी पल्सेस? तो याद रखना अरहर, अरहर की बात हो रही है, पिजन पी की बात हो रही है। ठीक है, मेनली पिजन पी की, पर्टिकुलरली पिजन पी की। तो साइन किया था इन्होंने एमओयू नाफेड किसके? वर्चुअल ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम एफपीओ महाराष्ट्र पल्स क्वालिटी असेसमेंट के लिए। तो इन्होंने एग्री नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ, एग्री नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने पार्टनरशिप साइन की थी नाफेड के साथ। किसके लिए? तो पल्स क्वालिटी असेसमेंट के लिए। अब देखो, अब इसकी डिटेल समझते हैं। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी साइन ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड, ये 2 अक्टूबर 1958 को बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नाफेड का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने वर्चुअल ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम किसके लिए? जो महाराष्ट्र के अंदर एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये साइन किया, ताकि पल्सेस क्वालिटी को क्या कर सके? असेस कर सके। ठीक है, ट्रेन एफपीओ अबाउट द डिफरेंट मार्केट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर टूअर एंड पिजनपी, ये बात हो गई। स्पेशल पिजनपी की बात हुई, एफपीओ को ट्रेन करना किसके लिए? तो पिजनपी के लिए। अब इसके अंदर कितने एफपीओ को इंक्लूड किया गया था? 5 एफपीओ को इंक्लूड किया गया था। कौन कौन से हैं? विदर्भा मार्केटिंग फेडरेशन हो गया, मार्कफेड हो गया, महा एफपीसी हो गया और पुथा शक्ति हो गया, विदर्भा एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये 5 एफपीओ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था और यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी गई 5 एफपीओ को। ये एफपीओ जाकर क्या करेंगे? महाराष्ट्र के अंदर 40 से 50 फार्मर्स को ट्रेनिंग देंगे। ये 5 एफपीओ जो है महाराष्ट्र के अंदर 40,000 से 50,000 फार्मर्स को ट्रेनिंग देंगे। किसके लिए? पल्सेस क्वालिटी असेसमेंट के लिए, और वो भी पर्टिकुलरली पल्स किसके लिए? पर्टिकुलरली तुअर दाल मतलब अरहर के लिए। और एग्री नेक्स्ट यूज, इसने क्या कौन सा डिवाइस यूज किया था? स्पेक्स विजियो डिवाइस यूज किया था फिजिकल क्वालिटी असेसमेंट पल्सेस की चेक करने के लिए, पल्सेस की फिजिकल क्वालिटी को चेक करने के लिए स्पेक्स विजियो डिवाइस यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, डॉट ज्वाइन द हैंड विथ मैकविन टेक टू फाइनेंस सोलर पंप सेट फॉर फार्मर। फार्मर्स के लिए सोलर पंप सेट को फाइनेंस करने के लिए मैकविन के साथ ज्वाइन किया था। किसने हाथ मिलाया था? तो वो है अपना कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है
इसने किसके साथ, मैक्विन, ये फाइनेंस कंपनी है, मैक्विन टेक जो है फाइनेंस कंपनी है, इसके साथ क्या किया इन्होंने, अपना हाथ मिलाया, किसके लिए, ताकि फार्मर्स को सोलर पंप जो है अवेलेबल करवा सकें, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल करवा सकें। ये तो कर्नाटका जो है, ये रीजनल रूरल बैंक है, कौन सा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ये रीजनल रूरल बैंक है। इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ, जो बेंगलुरु बेस्ड मैक्विन टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस ए फार्मर फ्रेंडली सोलर पावर पंप सेट यूजिंग बैंक फाइनेंस, बैंक के फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो इससे अब पर्पज क्या है, ये डीजल को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, डीजल को रिप्लेस कर देगा, जिससे क्या होगा, कार्बन इमिशन को हम रिड्यूस कर पाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है 2070 तक कि हम जीरो कार्बन इमिशन बन जाए, नेट जीरो बन जाए, उसके लिए। हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो याद रखना मनसुख मंडाविया जो है वो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और फर्टिलाइजर केमिकल मिनिस्टर भी यही है, मनसुख मंडाविया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। गजेंद्र सिंह शेखावत मैंने बता दिया, ये जल शक्ति के हैं, ठीक है। गिरिराज सिंह जो है ये हमारे रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज से हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। बाकी और सारी मिनिस्ट्री मैं ऐड कर दूंगा, इसके साथ देख लेना, मिनिस्ट्री पूरे हमें देखना है, या फिर मैं नेक्स्ट मंथ करवाऊंगा, उसमें एक बार मिनिस्ट्री अलग से करवा दूंगा आपको, सारी मिनिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बैग्ड द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021, 2021 के लिए जो नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड है वो किसे दिया गया, 2021 का नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड, नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड मतलब जो ब्रीड है उसको संरक्षित करना, नस्लों को संरक्षित करने के लिए जो नेशनल अवार्ड वो किसे दिया गया, ब्रीड मतलब जो नस्लें हैं हमारी, तो वो अवार्ड दिया गया है केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी केरला को, ठीक है। इसके अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है, किसका, पोल्ट्री का, इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री किसके अंदर आता है, केरला वेटनरी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और इसमें भी एक जो ब्रीड है टेलीचरी ब्रीड के लिए ये अवार्ड दिया गया है, याद रखना, इसके कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, यहाँ पे देखो, ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग मनुथी अंडर द केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बैक्ड नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021, तो याद रखना कौन के लिए, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पोल्ट्री ब्रीडिंग। और ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च, जो कहाँ पर है, करनाल में, एनिमल जेनेटिक रिसर्च कहाँ है, करनाल, इसके द्वारा दिया गया। और ये दिया किसके लिए दिया गया है, तो जो कंजर्वेशन एंड रिसर्च किस पर, ऑन टेलीचरी ब्रीड, जो टेलीचरी ब्रीड है उस पे कंजर्वेशन और उसके रिसर्च पर काम करने पर यह अवार्ड दिया गया है। ये वहाँ की नेटिव चिकन ब्रीड है, कौन सी, तेलीचरी जो है केरला की नेटिव चिकन ब्रीड है, इसका नेटिव वही है। सेंटर स्टार्ट द कंजर्वेशन, इन्होंने तेलीचरी का कंजर्वेशन कब से स्टार्ट कर दिया था, 2014 में, ठीक है। ये जो सेंटर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट, इन्होंने 2014 में ही इसका कंजर्वेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इसका फायदा क्या हुआ, इन्होंने एग लेइंग, एनुअल एग लेइंग जो है वो भी बढ़ी, ठीक है, कि लगभग 160 से 170 जो है एग जो है ये प्रोडक्शन वो भी इंक्रीज हुआ इसका। चलिए, चाइना सर्च सुपरमार्केट्स आफ्टर वायरस ट्रेस फाउंड इन विच फ्रूट फ्रॉम ताइवान, वायरस मतलब कौन सा, कोरोना, कोविड वायरस, कोविड-19, ये वायरस मिला किस फ्रूट के अंदर, कहां पर, वियतनाम से आयात करने पर। चाइना जो है वियतनाम और थाईलैंड से फ्रूट को आयात करता है, जिससे आयात करने पर इन्होंने देखा कि उस फ्रूट के अंदर कोरोना वायरस के ट्रेस पाए गए, जिससे कई लोग जो है कोरोना पॉजिटिव दिखे। तो वो कौन सा फ्रूट है, तो वो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट के अंदर जो कोरोना वायरस के जो है ट्रेसेस मिले हैं। अब देखो, लगभग 9 सिटीज जो है, चाइना हैज टाइटन इंपोर्ट रूल्स आफ्टर फाइंडिंग द वायरस दैट कॉज कोविड-19 ऑन पैकेजिंग फ्रूट फ्रॉम वियतनाम एंड थाईलैंड, थाईलैंड और वियतनाम से जो पैकेजिंग फ्रूट आ रहे थे उसमें लगभग 9 सिटी जो है वो रिपोर्ट की गई कोरोना वायरस टेस्ट, जहां पर वियतनाम और लोगन फ्रूट, थाईवान, देखो ड्रैगन फ्रूट वियतनाम से और लोगन फ्रूट थाईलैंड से आयात किया जा रहा था। तो थाईलैंड से कौन सा, लोगन फ्रूट, और वियतनाम से कौन सा, ड्रैगन फ्रूट, दोनों आपको याद रखना है,
ठीक है, यही चीज़ है, बाकी आप डिटेल यहाँ पर देख लेना इसकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड 18th कचाई लेमन फेस्टिवल। तो 18 कचाई लेमन फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो 18 जो है कचाई लेमन फेस्टिवल है बच्चों, 18 जो है कचाई लेमन फेस्टिवल है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो 18th जो कचाई लेमन फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मणिपुर के अंदर, ये मनाया गया है। 18वां जो है मणिपुर के अंदर मनाया गया है, मणिपुर के अंदर कचाई लेमन। पर्पज क्या है? तो भाई इंकरेज करना कचाई लेमन की फार्मिंग करने के लिए, वहाँ के किसानों को इंकरेज करना कि भाई आप कचाई लेमन की फार्मिंग करो। तो 18 एडिशंस ऑफ 2 दिन का जो कचाई लेमन फेस्टिवल इन्होंने मणिपुर के अंदर मनाया, लोकल ग्राउंड कटाई विलेज उखरुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके पीछे का पर्पज क्या था? इंकरेज करना लेमन फार्मर्स को। जो कचाई लेमन है इसका इस प्रकार इसकी जो वेराइटीज़ हैं इसकी ग्रोइंग के लिए, इसकी प्रोडक्शन के लिए वहाँ के जो फार्मर है उनको इंकरेज करना। 260 लगभग दुकानें इस साल वहाँ पे लगाई गई थी और इसकी थीम रखी गई थी ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ इन्वायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हु इज द 70th चेयरमैन ऑफ इफ्को। इफ्को के 70वें चेयरमैन मतलब प्रेजेंट चेयरमैन कौन बनाए गए? देखो पहला ऑप्शन दिया है बलविंदर सिंह नकाई। बलविंदर सिंह नकाई जो थे वो चेयरमैन थे 2021 तक, लगभग 11 अक्टूबर 2021 तक। 11 अक्टूबर 2021 तक इनका क्या हो गया? निधन। इनका हो गया 11 अक्टूबर 2021 को इनका निधन हो गया। ठीक है, इनकी डेथ हो गई बलविंदर सिंह नकाई का। ये थे इफ्को के चेयरमैन। तो इनके निधन के बाद किसको बनाया गया? तो 14 अक्टूबर 2021 को बनाया गया। किसको? दिलीप सिंघाई को। दिलीप सिंघाई को क्या बनाया गया? नया चेयरमैन बनाया गया इफ्को का। ठीक है, याद रखना ये फोटो उन्हीं की है। ये दिलीप सिंघाई को 17 बनाया गया। बलविंदर सिंह नकाई थे जो 11 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, जो इसके पहले जो दिलीप सिंघाई थे वो वाइस चेयरमैन थे। जब बलविंदर सिंह चेयरमैन थे तो ये वाइस चेयरमैन थे दिलीप सिंघाई साहब। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज जॉइन हैंड विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ फार्मर। फार्मर की फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किस स्टेट ने अपना हाथ मिलाया था? तो उड़ीसा। ठीक है, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो चलाया जाता है ये स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर के लिए चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि भाई उन्हीं को दिक्कत आती है, फूड सिक्योरिटी उन्हीं को नहीं मिलती क्योंकि उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर तक लैंड रहती है मार्जिनल फार्मर्स के पास, और स्मॉल फार्मर के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक लैंड रहती है। तो फूड सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके साथ, क्योंकि उड़ीसा के अंदर 90% फार्मर जो है स्मॉल एंड मार्जिनल ही है। तो उनकी फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट ने कदम उठाया था। नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड उड़ीसा गवर्नमेंट हैज जॉइन हैंड टू इंप्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, एग्रीमेंट क्या था इनका कि जो फार्मर रेसिलेंस, जो क्लाइमेट चेंज के प्रति इन फार्मर को मजबूती देना, उनको ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं ना, कई सारे चेंजेस आते हैं। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश ही नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, इस तरह के चेंजेस आते हैं। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को इससे प्रोटेक्ट करना। अब पता है 90% स्टेट फार्मर जो है वो गाइडेड एडोप्टेड टू द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है 90% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ही है जिनके ऊपर क्लाइमेट की चेंजेस की काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है, इसलिए ये डिसीजन लिया गया था। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड टू सेट अप फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच स्टेट। तो मध्य प्रदेश के अंदर पहला जियोलॉजिकल पार्क खोला गया था। ये आप दिख रहे हो, ये जो जगह है जहाँ पर मोहनजोदाड़ो मूवी ऋतिक रोशन की शूटिंग हुई थी, अशोका की शूटिंग हुई थी, शाहरुख खान वाले की मगरमच्छ की लड़ाई यहीं हुई थी ऋतिक रोशन के साथ। तो ये यहाँ पर एक लमेटा गांव है, लमेटा गांव में है लमेटा घाट। ठीक है, ये और लमेटा घाट कहाँ पर है? बेड़ा घाट में, बेड़ा घाट। ठीक है, और बेड़ा घाट कहाँ है? जबलपुर में, जबलपुर। तो सिटी पूछ ले तो जबलपुर और स्टेट पूछ ले तो मध्य प्रदेश। और ये जो लमेटा घाट है ना ऑलरेडी विश्व धरोहर की जो टेंटेटिव सूची है उसमें शामिल है। तो कहाँ पर? लमेटा विलेज, नर्मदा रिवर के आसपास जो लमेटा विलेज है पास में, वहाँ पर ये फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अप्रूव किया गया है। प्रोटेक्ट द जियोलॉजिकल हेरिटेज। पर्पज क्या है इसके पीछे कि जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये ऑलरेडी जो साइट है ये यूनेस्को की जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें शामिल है, और यहाँ पर डायनासोर के जो जीवाश्म भी पाए गए हैं। ठीक है, जबलपुर, लमेटा घाट, बेड़ा घाट।
नेक्स्ट मोनोसेरोमाइया फ्लेवोस्कुटाटा एंड मोनोसेरोमाइया निग्रा, ये न्यू वैरायटी जो है खोजी गई है, ये किसकी है? स्पाइडर की है, फ्लावर फ्लाई की है, टर्टल की है, स्नेक की है, फ्रॉग की है। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, फ्लावर दिख रहा और फ्लाई दिख रही, तो ये दो स्पीसीज जो है न्यूली जो है डिस्कवर की गई, ये वैरायटी है फ्लावर फ्लाई की। फ्लावर फ्लाई की जो वैरायटी है ये डिस्कवर की गई, दो वैरायटी है ये, ठीक है, जो रेयरली पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। कौन सी फैमिली के अंदर आती है ये भी याद रखना, ये आती है सर्फिडी, सर्फिडी फैमिली के अंदर आती है, सही, सर्फिडी फैमिली के अंदर आती है, ये फैमिली भी आपको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी रेयर है ये दो। फिर व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय YSR रायतू भरोसा स्कीम, जो रायतू भरोसा स्कीम और जो PM किसान है, दोनों यहाँ पर कंबाइंड प्लान चलता है। तो रायतू भरोसा स्कीम और PM किसान प्लान, इन दोनों को मिलाकर जो है कितना असिस्टेंस दिया जाता है? 13,500, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जगन मोहन रेड्डी साहब जो है मुख्यमंत्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रायतू भरोसा है इसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 7,500, और जो PM किसान है इसके द्वारा दिया जाता है 6,000, इन दोनों को मिलाकर 13,500 होता है, ठीक है। याद रखना, अकेला रायतू से नहीं मिलता है 13,500, यहाँ पर मिलता है 7,500 और 6 इससे मिलता है 13,500, इसका दोनों का हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे दिया हुआ है पूरी डिटेल मैंने कि आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफर क्वालिफाइड फार्मर्स के लिए 13,500 पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट अंडर द रायतू भरोसा एंड PM किसान प्लान, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर बात हुई है। अकेले इससे नहीं दिया जाता, अकेले नहीं दे सकता है, अकेले जो है इसमें PM किसान के 6,000 और इंक्लूड होते हैं, उन दोनों को मिलाकर, और इससे मिलते हैं 7,500, ठीक है, और 6 इससे मिलते हैं, इसलिए 13,500 हो जाते हैं। बाकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, देख लेना। चलिए, इंडिया इज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन, मतलब इंडिया ने कमिटेड किया है कि हम इस साल तक जो है जीरो कार्बन हो जाएंगे, 2070 का टारगेट रखा है। देखो 2030 तक इंडिया ने बोला है कि हम 50% जो है क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे कार्बन इमिशन, मतलब 50% रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड हो जाएंगे, और 2070 तक जो है हम जीरो नेट कार्बन बन जाएंगे। जिंदा रहेंगे तो देखेंगे 2070 तक में हुआ कि नहीं हुआ जी, है ना। अभी 2022 चल रहा है, 2070 तक अगर हम लोग जिंदा रहें तो देख पाएंगे। तो 2030 तक इंडिया विल बी इंश्योर 50% एनर्जी कहाँ पे, रिन्यूएबल सोर्स से आएगी। 2030 तक लगभग 1 बिलियन कार्बन टन हम रिड्यूस कर देंगे, कितना, 1 बिलियन कार्बन टन हम रिड्यूस कर देंगे, ये इन्होंने बोला है, ठीक है, ये देख लेना। यूनाइटेड स्टेट और जापान 2050 तक नेट जीरो हो जाएगा, रशिया और चाइना 2004 तक हो जाएगा, ठीक है, रशिया और चाइना कितना बोला है, 2004 तक, रशिया चाइना 2004 तक, और इंडिया बोला 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ का जो पूरे 25 क्वेश्चन हमने लिए थे, 25 क्वेश्चंस का पूरा डिटेल हमने पूरा खोद के निकाला, क्या क्या चीज़ें हैं आसपास की सारी हमने देखी, पूरा आपका कंप्लीट करवाया। ऐसे फरवरी मार्च अप्रैल सारा हम करवाएंगे अप टू दिसंबर तक। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकी बच्चों के साथ। जनरली मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि लाइक करें शेयर करें, मेरा काम नहीं है, बीच में कहीं भी मैंने नहीं बोला पढ़ाते समय कि ये करो वो करो फलाना करो ढिमका करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ठीक लगे तो करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।